हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस पर एक बार फिर से स्वागत है। एज यू नो, वी आर फॉलोइंग ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑफ क्लास 12 और आज यह टेस्ट सीरीज की तीसरी कड़ी है जिसमें हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जो है भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से संबंधित। यदि आपने प्रीवियस के 2 वीडियो मिस किया है तो आप यहाँ से जो आई बटन का सिंबल आ रहा है इसको क्लिक करके आप उसको फॉलो कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। चलिए, पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक भारतीय शासकों के द्वारा भारत में अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना को सह देना और उसे प्रोत्साहित करने के पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण थे? जो इम्पोर्टेंट कॉज था वो क्या था? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके। क्योंकि वह अंग्रेजों को बहुत पसंद करते थे, ऐसा तो कुछ नहीं था, ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, कंपनियों के द्वारा भारतीय उत्पादों को बेचने के लिए विभिन्न नए बाजार खोजे जाते थे। भारतीय उत्पादन को इससे क्या मिलता था? प्रोत्साहन मिलता था। तो ये कुछ कुछ सही लग रहा है। अगला देखते हैं, ऑप्शन सी, क्योंकि वह अंग्रेजों या अन्य यूरोपियंस के साथ अपने संबंध होने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह बी होगा। इसमें होता क्या था कि जब ये अंग्रेज यहाँ पे भारत आए तो बहुत सारे बहुमूल्य अपने 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 साथ जो है जवाहरात, हीरे जवाहरात और बहुत सारे बहुमूल्य धातु लेके आते थे और यहाँ से सामान का एक्सचेंज करते थे और फिर ले जाके वो विभिन्न मार्केट में बेचते थे, चाहे वो यूरोप का हो या कहीं और किसी और कंटिनेंट का हो। तो इससे होता क्या था कि जो भी भारतीय कंपनियां यहाँ पे एस्टेब्लिश होती थी उनको प्रोत्साहन मिलता था उत्पादन के लिए। और एज यू नो कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो रोज़गार बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है तो लोगों की इकोनॉमिक परचेजिंग पावर बढ़ती है, और परचेजिंग पावर बढ़ती है, इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट होता है ढंग से, तो प्रेस्पेरिटी भी बढ़ती है। इसी सब कॉज के कारण जो है प्रारंभिक भारतीय जो शासक थे वो अंग्रेजों के द्वारा कंपनियों के एस्टेब्लिशमेंट को प्रोत्साहन और एक तरीके से सह देते थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसका क्या आशय है? बताएं। जी, इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। इसमें होता क्या था कि भारत में जो भी ब्रिटिश आयात होता था ना, उस पर ब्रिटिशर्स द्वारा विशेष रियायत दी जाती थी। इसी को इंपीरियल प्रेफरेंस बोला जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई जाने वाली रेलवे के बारे में कौन सा कथन सही है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एनालिटिकल है। इसको देखो, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। रेलवे लाइनों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लगी थी और यह पूंजी लगभग पूरी की पूरी ब्रिटिश पूंजी निवेशकों की थी। ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। बी, इसमें भारतीय पूंजी का भाग लगभग नहीं के बराबर था। जब यहाँ पे हमने पढ़ लिया, देखिए ऐसे प्रश्न को जब एनालिटिकल हो तो आप ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि ये रटी रटाई वाली चीज़ तो होती नहीं है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, और कभी भी आप जब हिस्ट्री पढ़ो तो काफ़ी समझ के पढ़ना। आपके लिए हिस्ट्री को समझना और उसके फैक्ट्स को याद रखना आसान हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इसमें भारतीय पूंजी का भाग लगभग नहीं के बराबर था। जब यहाँ पे पूरी की पूरी ब्रिटिश पूंजी निवेशकों की थी, नहीं के बराबर था, ये तो ऑब्वियस सही होगा। इसने छुआछूत की भावना को कुछ हद तक कम किया। अब कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा ये सेंटेंस का रियल मीनिंग, तो आप बताओ उस समय छुआछूत की भावना जो है काफ़ी वर्चस्व पे थी, काफ़ी मतलब हाई लेवल पे थी। तो जब एक ही विभिन्न जाति के लोग एक ही डिब्बे में सवारी करते थे, तो क्या होता था, यहाँ पे कोई तथाकथित, भाई इसको आप उस पर मत लेना, तथाकथित जो छुआछूत को मानने वाले लोग थे और जो अछूत थे एक ही डिब्बे में सवारी करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इनके बीच की जो सामाजिक दूरियां थी एटलीस्ट उस डिब्बे में उस सफ़र तक जो है धीरे धीरे कम होती गई, और इसके चलते जो है छुआछूत की भावना को कुछ हद तक जो है अंग्रेजों के इस प्लान से उसको डिमोटिवेट किया इसके प्लान ने। ठीक है, तो इसे सही माना जा सकता है, इसने छुआछूत की भावना को कुछ हद तक कम किया। ठीक है, अगला ऑप्शन है शुरुआती दशकों तक इसने वित्तीय घाटा ही होता रहा इसमें, और वह अपने लगने वाले पूंजी पर ब्याज भी नहीं दे सकती। ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, तो इसमें जो है चारों ऑप्शन सही हैं।
तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह एक से अधिक होगा। ठीक है, तो अर्थात ई। अब ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा यदि घुमा के पूछता है तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। अगला एकदम से फैक्चुअल प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बताएं। सही ऑप्शन जो है आपका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आपको पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो है भू राजस्व की इस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसे इस्तमरारी या जागीरदारी या मालगुजारी अन्य किसी नाम से भी, इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ना वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर दैट कि जब कभी भी आपको ना पाठ पूछे कि किस एरिया में जो है कौन सी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी, तो आप उसे आराम से रिकग्नाइज कर सकते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं अस्थाई बंदोबस्त की, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये यहाँ पे था। ठीक है, बंगाल, बिहार और आपके उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और थोड़ा सा मध्य प्रांत को मिला लिया जाए। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, रैयतवाड़ी ये यहाँ पे थी, साउथ इंडिया और आपका दक्कन प्लेटू और फिर आपका महाराष्ट्र वगैरह यहाँ पे थी। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका गुजरात हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो अब पंजाब जाओगे तो यहाँ पे कौन किस प्रकार की व्यवस्था थी? महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो आप ध्यान में रखना, आपको देखो, आप ना चीज़ों को जब कॉन्शियस वे में पढ़ते हो और समझ के पढ़ते हो और उसका एनालिटिकल अप्रोच के साथ अध्ययन करते हो तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। अब देखो, ये जब आप किसी ने ऐसे बना के पढ़ा होगा उसको क्या कभी भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, दिस स्ट्रेटजी वाइल रीडिंग हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री जो है बहुत ही वैसी सब्जेक्ट है, समझ के और फैक्ट्स को साथ साथ लेके पढ़ने वाली चीज़। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कॉर्नवालिस 1793 में भू राजस्व की जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी इसको लागू किया था, और यह उत्तरी भारत, जैसे मैंने पहले बताया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसमें जो ब्रिटिश भारत था उस समय का, उसका 19% हिस्सा जो है आता था। ठीक है, और इसमें होता क्या था कि मान लीजिए ये गवर्नमेंट हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये क्या हो गया, आपके फार्मर हैं और ये एक मीडिएटर है जिसे जमींदार बोला जाता था। ये अपनी ज़मीन पे ये फार्मर्स को लीज पे दे के किसी भी तरीके से फसल उत्पादित करता था, और ये रेवेन्यू भी क्या करता था, उससे वसूल करता था, और इस रेवेन्यू का 10/11 भाग जो है वह कंपनी को दे देता था और 1/11 भाग जो है खुद रख लेता था। ठीक है, तो आपको ये व्यवस्था समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? पहला ऑप्शन है थॉमस मुनरो, दूसरा है कैप्टन रीड, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है वेलेजली। मैं आपको बताना चाहूँगा थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों की उपज थी, इन दोनों के दिमाग का जो ब्रेन चाइल्ड बोलते हैं वही ब्रेन चाइल्ड थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब ध्यान में रखना, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एक से अधिक। आप कीजिएगा, यहाँ पे मैं स्लैश देना भूल गया हूँ। देखिए, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने सर्वप्रथम इस व्यवस्था को तमिलनाडु के परामहल जिले में लागू किया। इसके बाद मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, ठीक है, और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी लागू किया। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें होता क्या था ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सरकार रैयत को पट्टे पे देती थी जमीन। ठीक है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर लगाने से पूर्व भूमि का जो है सर्वेक्षण होता था और मूल्य निर्धारण किया जाता था। यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू थी, इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, यह व्यवस्था पूरे भारत में तो लागू नहीं थी, ये वाला तो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, और ऊपर वाला तीनों सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह एक से अधिक होगा, अर्थात ई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है किनकी रचना है? ये बताएं। काफ़ी जाना पहचाना या टर्म है या बुक है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, एडम स्मिथ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? बताएं कि आपके जो सही ऑप्शन होगा वह बी होगा, आरसी दत्त।
अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी थी? बताएं, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी फेमस नाम, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अफवाह सिद्धांत अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो थी यह भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है अपने बुक जो हमने पहले पढ़ा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में इन्होंने प्रतिपादित किया था। देखिए, अफवाह सिद्धांत का मतलब क्या था? इसका मतलब था भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में स्थानांतरण, इसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी, चाहे वाणिज्यिक, चाहे आर्थिक या भौतिक प्रतिफल या भौतिक प्रतिलाभ जो है, रिटर्न में भारत को किसी भी तरीके से नहीं मिलता था। दादा भाई नौरोजी की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेख हैं, आप इसे ध्यान में रखना। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड का, भारत का इंग्लैंड पे कर्ज, ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 3 पुस्तकें भी काफ़ी फेमस हैं, पूछी जाती हैं, तो आप इसे याद रखना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? बताएं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट भी हो चुका है, और इसमें जो है, जब दादा भाई नौरोजी के बारे में एनसीईआरटी के उस चैप्टर में भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में दिया हुआ है, तो काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो है लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे, अर्थात उदारवादी दल से। ठीक है, 1892 में इन्होंने ये चुनाव लड़ा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, और जीते भी थे, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने थे। 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। यहाँ पे आपके 4 MCQ तो ऐसे ही तैयार हो गए, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। बताएं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी शुरुआती दौर में काफ़ी मोनोटोनस बिहेव करने लगती थी, और ये जो है भारत और पूर्वी एशिया के साथ इसका जो है एकाधिकार था, तो इसको कुछ कंट्रोल करने के लिए जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, लेकिन यह अपने उद्देश्य में काफ़ी सफल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसका सही आंसर बताएं। जो इसका सही आंसर जो है वह 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एकाधिकार समाप्त होने का मतलब ये होता है कि यह जो है पहले कंपनी ही व्यापार करती थी, केवल कंपनी के लोग ही व्यापार करते थे। उसके बाद जो है अन्य व्यापारियों के लिए भी ये जो है रास्ता खोल दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट से, तो इसलिए कहा जाता है इसके द्वारा जो है कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया? देखिए, इसमें तो था कि एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार में ना जो है इसका मोनोटोनस अप्रोच रखा गया, लेकिन किस एक्ट के द्वारा वो भी समाप्त कर दिया गया, ये पूछ रहा है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह 1833 का चार्टर एक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के समय कोलकाता और आगरा के बीच पहली तार लाइन को आरंभ किया गया कब? आप बताएं। काफ़ी जाना पहचाना क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। वह 1853 में। रेलवे लाइन भी इसी वक्त बिछाई गई थी। कौन थे? गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना।